हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। हम लोग लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम की बात कर रहे थे, बायोलॉजी क्लास 10 की। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कुछ पढ़ लिया था हमने, उनके बारे में जानकारी ले ली थी। आज हम सचित्र वर्णन करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। तो चलिए देखिए, निवेदन जानते हैं ना, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर के ही देखें ताकि अच्छा और स्पष्ट दिखाई दे। चलो आगे बात करते हैं हम आज जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस में मानव श्वसन तंत्र की। मानव श्वसन तंत्र, इनकी बात करते हैं। चित्र बनाते हैं, फिर चित्र के माध्यम से पूरी समझने की कोशिश कर लेते हैं इनके बारे में ना। कोई हाँ, समझने की पूरी हम कोशिश कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, तो आपके सामने ये कुछ मैं चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चल, यहां से इनको ऐसे बना देते हैं। ये अब वो आप देखें जरा, यहाँ पे ये जंक्शन पॉइंट हो गया। जंक्शन पॉइंट के बाद आगे यहाँ से भोजन नली निकल जाती है, फिर ये श्वास नली आगे, हमारी जो श्वास नली होती है वो आगे बढ़ती है। श्वास नली आगे आने के बाद ये जो श्वास नली है, श्वास नली दो भागों में टूट जाती है। छोटा कर देते हैं। श्वास नली कितने भागों में टूट जाती है? तो दो भागों में, प्राथमिक श्वसनी या द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। ये कुछ इस तरह से हम इनको ड्रा करने की, बहुत ज़्यादा कार्डियक खांच नहीं होता तो उड़ा सा झुका टाइप में ऐसे दिखेगा ये। अब ये जो प्राथमिक श्वसनी भी थी, इसमें आने के बाद ये द्वितीयक श्वसनी में टूट जाएंगी ऐसे। थोड़ा सा आप क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा ताकि वो दिख सके। तो चलो यहाँ पे बना के मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा फिगर दिखेगा, बाकी तब आप बनाना जान जाएंगे, छोटे में भी बना लेंगे। यहाँ पे मान लो ये हमारा ये फेफड़ा है, एक ही बना रहा हूँ। तो ये प्राथमिक श्वसनी जो थी ये, अब इसमें प्राथमिक श्वसनी जो है ये टूट जाएगी द्वितीयक श्वसनी में, इस तरह से पेंचनुमा संरचना ना, बिल्कुल। अब ये जो द्वितीयक श्वसनी है ना, ये द्वितीयक श्वसनी भी देखो यहाँ से ऐसे ये भी टूटेगी पेंचनुमा संरचना में, द्वितीयक श्वसनी। अब ये द्वितीयक श्वसनी जो आगे जा रही थी, द्वितीयक श्वसनी भी अब टूटना शुरू हो जाएगी तृतीयक श्वसनी में, ये तृतीयक श्वसनी।
और तृतीयक श्वसनी टूटना शुरू करेगी। तृतीयक श्वसनी भी क्या होगी भैया, ये तृतीयक श्वसनी ही अभी बना रहा हूं। जब ये तृतीयक श्वसनी आगे चली, तृतीयक श्वसनी भी टूटने की अवस्था में आना शुरू हो जाती है। तृतीयक श्वसनी टूटना शुरू हो जाती है। तृतीयक श्वसनी के रूप में ये टूटना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है भैया। तो जब ये तृतीयक श्वसनी के रूप में टूटती हैं तो आगे होता क्या, ये तृतीयक श्वसनी के रूप में टूटी तो इनमें श्वसनिकाएं का निर्माण होता है। ये श्वसनिकाएं भी इनमें बनना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से कुछ श्वसनिकाएं, और ये श्वसनिकाओं में क्या लगे होते हैं, एब्यूल्स, ये कूपिका, इस तरह से छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचना इन कूपिकाओं की इनमें लगी होगी। ये तृतीयक श्वसनी जो होती है ना, तृतीयक श्वसनी, इसमें भी ऐसे गुब्बारे नुमा संरचना। तृतीयक श्वसनी के बाद जो श्वसनिकाएं होती हैं, उन श्वसनिकाओं में ये एव्यूल्स, गुब्बारे नुमा संरचना होती है। ऐसे कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है। ये एक में ही है, ऐसे हमारे दूसरे फेफड़े में भी होता है। वही मैं यहाँ पे बना रहा था। चलो मैं कोशिश कर देता हूँ, आप ऐसे बना लो। बस समझ गए ना। इनमें आप कूपिकाओं को जोड़ दो, इनमें आप कूपिकाओं को जोड़ दो। ऐसे दूसरे फेफड़े में भी आप पहले श्वसनी को जोड़ दो, प्राथमिक के बाद द्वितीयक के बाद तृतीयक के बाद इनको तृतीयक, फिर इनमें कूपिका। अब बस देखो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम कहते हैं इनको नासा छिद्र, और नासा छिद्र के बाद ये है नासापथ, इसे ग्रसनी, और ये जंक्शन पॉइंट, यहीं पे क्या होता है, एपिग्लोटिक, इसी के नीचे यहाँ पे कुछ भाग में ये जो ब्लैक कलर सा दिखा रहा हूँ, यहीं कहीं पे होता है स्वर तंतु, जिसे कहते हैं लेयरिंग स्वर तंतु, कार्टिलेज से बना होता है। ये हमारी श्वसनी। अब ये दो पार्ट टूटा हुआ दिख रहा है ना, ये यहाँ से ऐसे, ये देखो ये पार्ट और ये पार्ट, इसका नाम यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राथमिक श्वसनी। और फिर ये छोटे छोटे जो टूटे हुए हैं यहाँ पे, ये द्वितीयक श्वसनी, और द्वितीयक श्वसनी के बाद ये वाला भाग तृतीयक श्वसनी, तृतीयक क्या भाई, ये तृतीयक श्वसनी, ये द्वितीयक श्वसनी, ये प्राथमिक श्वसनी, ये हमारा हो गया लेरिंग्स, ये एपिग्लोटिक घाटी ढक्कन कहते हैं, ये ग्रसनी, ये नासापथ। अब देखो तृतीयक श्वसनी के बाद ये वाला भाग, तृतीयक श्वसनी के बाद इसी में बता दें, इधर देख लो यहाँ पे ये भाग लिख दो। आप क्या लिखोगे, तृतीयक श्वसनी के बाद श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाओं के पास ये जो गुब्बारे नुमा संरचना दिख रही है, इनको हम कहते हैं कूपिका। क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। ये हमारे मानव श्वसन तंत्र का स्ट्रक्चर है। ये इसको इस तरह से ये जो दिख रहा है ना, इसको हम कूपिका कह देते हैं।
और कूपिका में जो ये नली दिख रही है, नली जो जुड़ी है, इसे हम कह देते हैं श्वसनिका। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखो, अब इनके बारे में हम लिख पढ़ लेते हैं और कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आनी भी नहीं चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जूम करके मतलब थोड़ा सा हाई क्वालिटी करके देखना तो स्पष्ट दिखाई देगा, और बनाना बहुत आसान सा तरीका है। चित्र मैंने बना दिया। अब देखो, तो हम सबसे पहले बात कर लें किनके, तो एक एक के बारे में हम पढ़ते चलते हैं और लिखते चलते हैं संग संग। सबसे पहले बात आती है नासा छिद्र की। नासा छिद्र, देखो नाक सबसे नाक का सबसे पहला हिस्सा ये हमारा नाक। देखो नासा छिद्र मतलब जो नाक में दो सुराखें बनी हुई है ना, नासा छिद्र इसी को कहते हैं हम। तो नासा छिद्र क्या है? तो नासा छिद्र से जब हम जैसे वातावरण में रहते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर कर देते हैं। उस बाहर करने का एक रास्ता है, माध्यम है। यहीं से तो इंटर होता है और यही अंतिम छोर है, यहीं से बाहर भी होता है। जैसे हमारे घर कमरे का दरवाजा कमरे में आने की इजाजत भी देता है, कमरे से बाहर जाने की इजाजत देता है। तो वही हाल है, इसमें भी लिख लेते हैं नासा छिद्र वातावरण से ऑक्सीजन O2, अच्छा लिख देता हूं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को ग्रहण, हाँ, आदान प्रदान करने का मार्ग है। क्या है भैया? आदान प्रदान करने का मार्ग है, जिसमें ना, जिसका लिख लो, जिसका अंतिम सिरा नासापथ या कहीं कहीं पे पट्ट लिखा होता है से जुड़ा होता है। नासापथ से क्या होता है? जुड़ा होता है। आगे नासापथ के बाद फिर देखो नासा छिद्र, फिर दूसरे स्थान पे कौन आ रहा? नासापथ। तो अगली हेडिंग नासापथ या कहीं कहीं पे पट्ट कहते हैं, तो इनको भी लिख लो। अब ये दूसरी हेडिंग है हमारी। अब इनके बारे में क्या लिखोगे? नासापथ में बालरूम तथा म्यूकस पाए जाते हैं, जो धूलकण तथा बैक्टीरिया आदि को श्वसन पथ में जाने से रोकते हैं। नासापथ और नासापथ का अंतिम सिरा, नासापथ का अंतिम भाग ग्रसनी से जुड़ा होता है।
देखो हमारे नाकों में बाल पाया जाता है, और जब कभी आप नाक में उंगली डाल के कुछ साफ करते हो तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ म्यूकस जैसे होता है, उसे म्यूकस जैसे होता है वो दिखाई देता है। और तभी धूल उलकड़ में, जब धूल उल में ये वाले एरिया में हम आप जाते हैं तो देखो फिर सभी धूल कण हमारे फेफड़े में अगर चले जाएं तो फिर हमारा फेफड़ा तो बहुत जल्दी बेकार हो जाएगा। इसलिए ईश्वर ने बहुत अच्छी तरह से नवाजा है, हमें बालरूम दिया है नाक में, ताकि यहीं पे सभी धूल कण बैक्टीरिया, कोशिश यही रहती है कि रुक जाए ना। आगे बात करते हैं। लेकिन जब कभी हम क्या करते हैं, वो बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, या फिर क्या करते हैं, मतलब बीड़ी सिगरेट या धुआं वाले एरिया में जाते हैं तो वो रोकने की कोशिश करता है। पर जैसे अब आप कहो कि आग जला के आपको बैठाया जाए तो कितनी देर तक सोओगे, धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारे श्वसन नलिकाओं में ना पश्चमाप, जिसे सीलिया कहते हैं, या जो बालरोम होता है, पश्चमाप श्वसनी में सीलिया पाई जाती है। सीलिया मतलब कुछ ऐसे कोशिकाओं पर ऐसे रेशे नुमा संरचना पश्चमाप पाई जाती है। ये धीरे धीरे जल के ख़त्म हो जाती है, और जब ये जल के ख़त्म हो जाएंगे तो वो फिल्टर कर ही नहीं पाएंगे। तो जितना धुआं या फिर जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा सीधे सीधे हमारे शरीर में, फेफड़े में जाके प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि तंबाकू, सॉरी, बीड़ी सिगरेट वगैरह ये सब धुआं युक्त चीज़ें जानलेवा हैं, कृपया इन पे ध्यान ना दें। ऐसा कुछ नहीं करें ताकि हमारा फेफड़ा बहुत जल्दी खराब हो जाए, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना होता है। बालरूम जल जाते हैं, सीलिया जल जाती है, जिसे पश्चमाप कहते हैं, वो जल जाता है। फिर जितना आप सांस लोगे ना पूरा चला जाएगा। और हमारे फेफड़े में, हमारा जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा और फेफड़े में से होकर ऑक्सीजन रक्त में जाता है। तो जैसे फेफड़े में कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है ना, धुआं, वैसे ही जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन की पहली मोहब्बत है कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ रहे हैं ना, मतलब उसे CO2 के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं जैसी चीजें जो आपके शरीर में इंटर करती है, वो ऑक्सीजन से पहले उसी को पकड़ती है। जैसे आप अपना पहला पहला प्यार ढूंढते रहते हैं, वैसे ये भी ढूंढता है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई, तो इसलिए बहुत जल्दी आप देखो धुआं वाले एरिया में जाते हो तो बहुत जल्दी इंटेक्ट कर जाता है, तुरंत आपको सफोकेशन सा महसूस होता है कुछ ना। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन भी बताना शुरू कर देता, वाह मेरा पुराना मित्र आ गया। तो पुराना मित्र मतलब ना दो उसे, क्योंकि जब कोई पुराना मित्र आपको मिल जाता है तो फिर शुद्ध बुद्ध गंवा देते हैं हम आप लोग। तो ऐसा ये भी करता है। तो ऐसा कुछ ना करें। ये धुआं से संबंधित, बीड़ी सिगरेट वगैरह संबंधित कोई भी चीज़ का प्रयोग ना करें, ज़्यादा में धुआं का प्रयोग ना करें, नहीं तो ये बालरूम, सीलिया वगैरह जल जाएगा। फिर कोई रोकने टोकने वाला होगा नहीं। तो जितना जाएंगे आप लेके धुआं, सीधे सीधे ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में जुड़ेगा, और फिर वो सभी जगह ले जाके वही पहुंचाएगा। फिर कोशिका धीरे धीरे डेड हो जाती है, फिर इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इतनी जानकारी यहाँ से रखो आप। नासापत के बाद फिर क्या आती है? ग्रसनी। तो अगले तीसरी हेडिंग क्या भैया? ग्रसनी। तीसरी हेडिंग क्या डालेंगे हम? ग्रसनी। देखो इनमें क्या होता है ग्रसनी में, तो ग्रसनी जो है लिख लो भाई, श्वसन नली, श्वसन नली तथा भोजन नली का जंक्शन पॉइंट, यानी कि संगम बिंदु है। क्या है? श्वसन नली भोजन नली का जंक्शन पॉइंट, संगम बिंदु है। यानी कि यहीं पे भोजन नली भी आके मिलती है, यहीं पे श्वसन नली भी आके मिलती है। और श्वसन नली का अंतिम सिरा, यानी कि ग्रसनी का अंतिम सिरा श्वसनी से जुड़ता है, यहां से नोट करके रखें। अंतिम सिरा नासापथ जुड़ा लिख दिया मैंने, अच्छा सॉरी, जुड़ा होता ही है, ठीक है। ये जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ता है। श्वसन नली तथा भोजन नली का संगम बिंदु है। ये ग्रसनी का अंतिम सिरा
श्वसन नली से जुड़ जाता है। अब देखो, मैंने बताया था एक बार आपको कि जब कभी आप खाना खाने बैठते हैं, एपिग्लोटिक घाटी ढक्कन का बस इतना सा काम है, जब हम मुख गुहा से खाना खाना शुरू करते हैं तो भी खाना इस रास्ते से होते हुए आता है यहाँ पे ना, और उस दौरान हम सांस भी लेते रहते हैं, सांस भी आती है, ऐसा नहीं है सांस। लेकिन जब आप खाना खाए हो, जो आप उस बाइट को जब निगलते हो तब सांस बंद हो जाती है, और जैसे ही खाना इंटर कर जाता है इस वाले रास्ते से, आगे खाना इंटर जैसे ही इंटर किया इसमें, तुरंत ये घाटी ढक्कन बंद हो जाएगा और ये श्वसन नली क्या करेगी, श्वसन नली खुल जाएगा, भोजन नली को बंद कर देगी, फिर जो सांस है वो हमारी फेफड़े में पहुंच जाएगी। यानी कि भोजन हमारे श्वसन नली में जाएगा कि भोजन हमारा भोजन नली में जाएगा, सांस श्वसन नली में जाएगा कि सांस भोजन वाली नली में जाएगा, इन सब का डिसाइडेशन कौन करता है? तो इन सभी को डिसाइड करता है एपिग्लोटिक घाटी ढक्कन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाना खाते रहते हैं और दिमाग में हमारे उथल पुथल चलता रहता है, या कुछ हम सोचते रहते हैं, या किसी के बारे में सोचते रहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया हो उसके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती रहती है। तो क्या होता है कि अचानक से आपको छींक जैसे आने लगती है, तो फिर उस समय आपने अपने मस्तिष्क को बिजी कर दिया। अब मस्तिष्क सूचना नहीं दे पा रही एपिग्लोटिक को कि खाना जा रहा है कि पानी जा रहा है, समझ। इस एपिग्लोटिक को मस्तिष्क सूचना नहीं दे पा रहा है खाना जा रहा है कि पानी जा रहा है, और इस एपिग्लोटिक के पास तो कोई सेंसर ऑर्गन्स है नहीं ये पता कर सके कि ये खाना है या ये वायु है या ऑक्सीजन है या फिर हवा है, ऐसा कुछ नहीं पता कर सकता वो। तो फिर होता क्या है कि ये इसको तो पता नहीं, और आपने खाना खाया और इसको पता ही नहीं है, वो जल्दबाजी में वो निर्णय ही नहीं ले पा रहा कि ये ऑक्सीजन आ रहा है या फिर खाना आ रहा है। अचानक से वो श्वास नली को बंद कर देता है। जब ये श्वास नली को बंद करता है तो अचानक से वो भोजन नली को बंद कर देता है। भोजन नली को जैसे बंद करता है तो ये जो खाना था ये जाना चाहिए था इसको इधर, तो ये खाना मुड़ करके ये यहाँ पे आएगा, जरा देखो, ये यहाँ से ये इधर श्वास नली में इंटर करने की पूरी कोशिश कर जाएगा। जैसे ही श्वास नली में खाना अंदर आने की कोशिश करेगा तो ये एब्यूल्स जो कुपिकाएं हैं ये तुरंत अलर्ट हो जाती हैं, इनको पता चल जाता है कि कोई हमारे रास्ते से हमारे घर में आने की कोशिश कर रहा है जो हमसे अपरिचित है, अननोन है। तो तुरंत ये सभी कुपिकाएं ऐसे एक कुल मिला के हमारे फेफड़े में 40 लाख कुपिकाएं होती हैं, और ये तुरंत सबको सक्रिय करती हैं, और एक बैग काम क्या करती हैं कि सभी अपनी जो वैसे गुब्बारे नुमा इनकी संरचना है ना, गुब्बारे नुमा ऐसे गुब्बारे नुमा इनकी संरचना है, इनमें जो वायु भरा है ना, अब ये वायु के कारण गुब्बारे जैसे ये फुली हुई है, और जैसे ही इनको पता चला कि कोई आ रहा है तो ये क्या काम करती हैं, एक बैग सभी 40 लाख कुपिकाएं बंद होती हैं। तो जरा सोचो, अगर इनमें से 40 लाख कुपिकाएं एक बैग बंद होंगी तो जो प्रेशर होगा इनका, इनमें से जो हवा निकलेगी उसका प्रेशर कितनी तेज होगा, और इतनी तेज प्रेशर होता है ना इनमें, कितनी तेज प्रेशर होता है कि इतनी तेज प्रेशर होता है कि ये जो चावल या फिर पानी के छींके जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो जो इनमें इंटर कर रही थी, वो इतनी तेज इनमें से जो प्रेशर निकलेगा, इतनी तेज प्रेशर आएगा इनमें से जो प्रेशर आएगा, इतनी तेज प्रेशर आएगा कि इनको इन चावल के बाइट को लेते हुए, क्या भैया, इन चावल के बाइट को क्या करेंगे, ये ऐसे सीधे लेते हुए आपको नाक के रास्ते से क्या कर देती हैं, बाहर कर देती हैं। तो इसलिए जब आप खाना वाना खाते हो तो खाना खाते समय आपने ध्यान दिया होगा कि आपके नाक से पानी या चावल आ जाता है, तो बात समझ में आई कैसे आ जाता है नाक से पानी या चावल, ये इन रास्तों से होते हुए क्या कर देती हैं, बाहर कर देते हैं। प्रेशर इतना होता है कि इनको सबको सट देना बाहर कर देते हैं। फिर सुनना जरा, अगर ये चावल का टुकड़ा या पानी का टुकड़ा या कुछ भी जो हमारे श्वास नली में प्रवेश कर रहा था, ये विदिन कुछ ही सेकंड, 2 या 3 सेकंड अगर हमारी श्वास नली में होल्ड कर जाए ना, तो इंसान की डेथ तुरंत हो जाएगी, इंसान तुरंत मर जाएगा। पर ऐसे आसानी से ईश्वर हमें मरने नहीं देता ना,
इसीलिए तो इतने सारे सिस्टम लगा के रखा है। एक सेंसर फेल हो रहा है तो दूसरा देखो एक्टिव है, ये ब्यूल्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और ये इतनी तेज बंद होते हैं और जिससे इतना इनके प्रेशर होता है कि प्रेशर से इतनी तेज धक्का मारते हैं। वो भी सोचो, देख लो, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, मतलब गुरुत्वाकर्षण इनको नीचे खींच रहा है और इनके विरुद्ध ये ऊपर चढ़ा के नाक से बाहर फेंक देते हैं। खूब हुआ होगा हमारे आपके साथ। तो यहाँ तक बात समझिए। अब आगे बात करते हैं एपिग्लोटिक की कहानी। बस एक ही जो ग्रसनी में होता है, भोजन नली संगम पॉइंट होता है जहाँ पे एपिग्लोटिक पाया जाता है। ये बस डिसाइड करता है कि भोजन किस नली में जाएगा और श्वास किस नली में जाएगी। श्वास है तो भोजन नली को बंद कर देगा और अगर भोजन है तो श्वास नली को बंद कर देता है। उम्मीद, देखो इतना आपने लिखा होगा, नहीं लिखा तो इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर आगे हम और अगली हेडिंग की बात करें ना। बट से लिखे हम अगली हेडिंग। तो चलो देख, इसको मिटाता हूं, अब तक आप शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे। अगर बात करें इनकी आगे, क्योंकि अगर चित्र मिटा देंगे तो फिर समझा नहीं पाएंगे, तो इसलिए चित्र को रहने देते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा लिख के आपसे कोशिश करते हैं हम पूरी बात समझाने की। हालांकि लिखोगे आप बोर्ड में ऐसे ही, जो जितना मैं लिख रहा हूँ उतना आपको लिख देना, चित्र बनाना, लिख देना। पहले में क्या लिखोगे, पहले श्वसन की परिभाषा लिखोगे, फिर श्वसन की परिभाषा के बाद फिर क्या पढ़ा था उस दिन हम लोगों ने, कितना % ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं ये बता दो आप। इसके बाद ये चित्र बनाओ, चित्र बनाने के बाद जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो अब क्या होता है, कहाँ तक पढ़े थे भाई हम। बात कर लें अब हम जो स्वरतंत्र, ये लेरिंग्स जो पाई जाती है, ये लेरिंग्स, ये देखो लिख रहे हैं, लेरिंग्स की बात कर लें। लेरिंग्स स्वरतंत्र, तो इनका काम कुछ नहीं है। जब ये उपास्थियों से बनी होती हैं, कॉर्डिलेज से बनी होती हैं, लिख लो भाई। उपास्थियों से बनी होती हैं, सॉरी, उपास्थियों से निर्मित होती हैं। इनको आप यहां से नोट कर लें, किससे बनी होती हैं, तो ये उपास्थियों से बनी होती हैं। उपास्थियों से निर्मित होती हैं, बस इतनी बात लिख लें। इन्हीं से हमारे मतलब जो हम आवाज़ निकालते हैं, जो हम बोलते हैं, लेरिक्स के माध्यम से ही हम बोलते हैं। उपास्थियों से बनी होती है। जब हमारे शरीर से मतलब ये वायु निकलती है तो इनमें घर्षण होता है, वायु में घर्षण होने के कारण हमें आवाज़ में ये तब्दील हो जाती है। उपास्थियों से बनी होती है, बस इतनी बात याद रखना। आगे फिर हम इंटर करते हैं और इनके अंतिम छोर की बात कर लें, फिर ये हम अगली हेडिंग डालते हैं, श्वसनी। श्वसनी, देखो ये जो श्वसनी बनी होती है, इसमें देखो ये, इसमें कुछ क्या होते हैं, सीलिया वगैरह पाई जाती हैं। थोड़ा सा मतलब इनमें कुछ नमी युक्त तो होता ही है। तो जब ऑक्सीजन जाता है तो ये नसें फूल, मतलब इनमें फुलाव तो आ जाएगा, लेकिन जब ये वायु इनमें से निकलता है तो ये सिमट के चिपक भी सकती है ना। और अगर ये चिपक गई, पता चली कि दोबारा जब आप सांस ले रहे हो तो ये फूले ही ना, तो फिर सांस ले नहीं पाएंगे हम आप। तो ये आपस में चिपके ना, श्वसनी एक परत दूसरे परत से चिपके ना, इसलिए इनमें सी आकार का क्या पाया जाता है, तो याद रखना भैया, इसीलिए इनमें सी आकार का वलय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सी आकार का वलय पाया जाता है। और वो वलय श्वसनी को एक दूसरे से चिपकने नहीं देता है। तो लिख लेते हैं हम आप, श्वसनी। श्वसनी श्वसनी में सी आकार का वलय पाया जाता है, जो कार्टिलेज से निर्मित होती हैं, यानी कि उपास्थियों से बनी होती हैं। और
मानव में श्वसन पथ मानव में श्वसन पथ ऐसे श्वसन पथ मानव में श्वसन पथ की लंबाई अधिक होती है। श्वसन पथ की लंबाई क्या होती है? मानव में श्वसन पथ की लंबाई अधिक होती है, जिसके कारण वायु के तापमान को शरीर के तापमान के अनुरूप या फिर शरीर के तापमान के अनुरूप किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या? देखो, जैसे गर्मी चल रही है तो हम गर्म हवा हमारे शरीर में एंटर करती है। ऐसा नहीं कि वो गर्म हवा सीधे फेफड़े में चली जाती है, नासा छिद्र से प्रवेश करते हैं। श्वसन पथ इतना लंबा है कि यहाँ फेफड़े में एंटर करने यानी कि प्राथमिक श्वसनी तक जाते जाते यहाँ से यहाँ तक चलते चलते ये शरीर के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है उसका वायु का ताप। या फिर ठंडियों में देखो, जब सांस लेते हो तो बड़ी ठंडी हवा जाती है। ऐसा नहीं कि वो पूरी ठंडी हवा, चिल्ड हवा हमारे फेफड़े में पहुंच जाती है, नहीं। श्वसन पथ इतना लंबा है यहाँ तक कि हम अपने टेम्परेचर को शरीर के टेम्परेचर के बराबर, मतलब उस वायु के टेम्परेचर को शरीर के टेम्परेचर के बराबर ला देते हैं। और अब यही जो श्वसनी होती है ना, श्वसनी दो शाखा में विभक्त होती है। प्राथमिक श्वसनी ना, ये दो भागों में विभक्त, ये भी प्राथमिक श्वसनी है और इधर भी जो ये है ये भी प्राथमिक श्वसनी ही है। दो भागों में विभक्त होती है प्राथमिक श्वसनी, दो शाखाओं में टूट जाती है। कौन सी? प्राथमिक श्वसनी। अब प्राथमिक श्वसनी आगे द्वितीयक श्वसनी से तथा द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी से और तृतीयक श्वसनी श्वसनिकाओं से जुड़ी हुई होती है। अंतिम लिख लें। श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा कूपिका से जुड़ा होता है। बस ये स्टेटमेंट लिख लो आप। हालांकि इनके बारे में, प्राथमिक श्वसनी के बारे में कुछ नहीं लिखना, बस प्राथमिक श्वसनी आगे द्वितीयक श्वसनी से जुड़ी होती है, द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी से, तृतीयक श्वसनी श्वसनिकाओं से जुड़ी होती है। श्वसनिकाओं किससे जुड़ी होती है? कूपिका से जुड़ी होती है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। सी आकार के वलय पाए जाते हैं किसमें? श्वसनी में। यानी एक ही श्वसनी में नहीं, श्वसनी प्राथमिक श्वसनी में भी, द्वितीयक में भी, तृतीयक में, श्वसनिकाओं में भी, सब में सी आकार का वलय होता है। मानो ये श्वसन पथ लंबाई की क्यों होती है? क्योंकि शरीर के तापमान के बराबर वायु का तापमान करना होता है। फिर प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक और श्वसनिकाएं फिर आगे जाके ये कोशिकाओं से जुड़ जाती हैं।
शॉर्ट स्क्रीन इसका लो, आगे बात कर रहे हैं ना। चलो मिटाएं इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। आगे बात करते हैं अब कूपिका की। इसकी बात कर लेते हैं, कूपिका की बात कर लेते हैं। कूपिका ये फेफड़ों की मूल इकाई है। कूपिका क्या है? फेफड़ों की मूल इकाई है। बस इतना जानते रहो क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न पूछता है। फिर इसके बाद एक शब्द आता है प्लूरा। प्लूरा, ये प्लूरा क्या है? तो ये प्लूरा जो है ये फेफड़े को आवरण प्रदान करता है, फेफड़े का आवरण है। फेफड़ों का आवरण, यहां से इनको नोट करके रखो। प्लूरा फेफड़े का आवरण है, कूपिका फेफड़ों की मूल इकाई है, जिसमें इसी में और लिख लो, इसमें क्या होता है भाई? गैसीय विनिमय। क्या होता है? गैसीय विनिमय की घटनाएं होती है। फेफड़ा, प्लूरा जो है फेफड़ों का आवरण है, जो फेफड़ों को क्या कराता है? सुरक्षा प्रदान कराता है। बात समझ गए? यहाँ से इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई आपको तो फिर कोई बात नहीं, आसानी से इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा लिखा, जाना समझा, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिख लिया तो गैसीय विनिमय जो होता है, देखो जैसे ये कूपिका है, इसी के बगल से हमारी फेफड़ों से निकल के जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो निकल के जाती है, हमारे हृदय से निकल के फेफड़ों के पास से होकर जाएंगी। इसमें होता है ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता, और इनमें CO2 हमारे नसों में जो बहता है उसमें किसकी सांद्रता? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता होती है। ये उच्च सांद्रता के कारण किनमें प्रवेश कर जाते हैं? कूपिका में। तो अब कूपिका में CO2 ज्यादा हो जाएगा और ये ऑक्सीजन अपने उन सांद्रता के कारण हमारी नसों में प्रवेश कर जाता है, तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और ये सभी घटनाएं जो होती हैं वो विसरण के कारण होती है। विसरण के कारण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता और निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जो विनिमय होता है उसे हम गैसीय विनिमय, मतलब विसरण के माध्यम से ही होता है, और गैसों का आदान प्रदान गैसीय विनिमय कहलाता है। तो यहाँ से इनको नोट करके रखें। तो अगर हम इनको ड्रॉ करें, एक सिलसिले से आपको समझाएं कैसे ये हमारे शरीर में इनका प्रवेश होता है और ये कैसे बाहर जाते हैं, तो इनके बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो देखो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को लेते कहाँ से हैं? ये लिखा मैंने O2। O2 सबसे पहले वातावरण से लिया जाता है, तो सबसे पहले प्रवेश कहाँ करता है? तो कहोगे सर आप तो वातावरण से जब आप O2 उठाते हो तो नासा छिद्र में प्रवेश करता है, और नासा छिद्र के बाद फिर कहाँ पे प्रवेश करता है O2? तो आप कहोगे सर नासा पथ में जाता है, और नासा पथ के बाद फिर O2 कहाँ पे जाता है? तो फिर तुरंत बताओगे सर नासा पथ के बाद आपने लिखा है ग्रसनी, तो यहाँ पे लिखो ग्रसनी। फिर ग्रसनी के बाद O2 कहाँ जाता है? तो तुरंत कहोगे सर ग्रसनी के बाद जो O2 जाता है वो जंक्शन पॉइंट, ग्रसनी के बाद लिखो आप श्वसन नली, या फिर हाँ लेरिंग्स। लेरिंग्स, और ये लेरिंग्स के बाद अगर हम बात करें जो हमारे शरीर में O2 आता है, लेरिंग्स के बाद श्वसनी, तो यहाँ पे लिखो लेरिंग्स के बाद किसमें आता है भैया? श्वसनी में। श्वसनी आगे किसको पास भेज देती है? ऑक्सीजन को। तो श्वसनी आगे प्राथमिक श्वसनी को भेज देती है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, प्राथमिक श्वसनी को भेज देती है। प्राथमिक श्वसनी फिर आगे किसको भेज देती है? O2 को। द्वितीयक श्वसनी को भेज देती है, ये आधा लिख रहा हूं समझ लेना, द्वितीयक श्वसनी में भेज देती है। द्वितीयक श्वसनी के बाद फिर O2 आगे चलता है, किन के पास जाता है? तो तृतीयक श्वसनी के पास जाता है, और तृतीयक श्वसनी से भी आगे चलता है
तो तृतीयक श्वसनी से आगे जब चलेगा, हालांकि कम जगह है, जगह कोई बात नहीं है, तो आगे तृतीयक श्वसनी के बाद फिर श्वसनिकाओं के पास जाएगा, श्वसनिकाओं के पास, श्वसनिकाओं से आगे अगर चला तो किसके पास चला जाएगा, कूपिका के पास, और कूपिका से फिर किस में जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, तो जो गैसीय विनिमय होता है तो रक्त में जाके मिल जाता है। रक्त में जाके मिलेगा तो रक्त हर कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन को ले जाता है, और ले जाने के बाद उनमें क्या होता है, माइक्रोकार्डिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे जब कुछ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड अब रक्त से ये क्या ले लेगा, रक्त में उपस्थित है CO2, तो रक्त आएगा जैसे कूपिका के पास, तुरंत इनको CO2 दे देगा। उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता के कारण वातावरण से ऑक्सीजन देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा है। अब फिर वापस आएगा कूपिका से श्वसनी के पास, तो कूपिका तुरंत आप कूपिका श्वसनी को दे देगी क्या भैया, CO2, और श्वसनी किसको CO2 दे देगी, तो श्वसनी जो है ये तृतीयक को दे देगी, तृतीयक कूपिका को, सॉरी श्वसनी को CO2 दे देगी, और तृतीयक श्वसनी फिर किसको ट्रांसफर कर देगी, द्वितीयक श्वसनी को, फिर द्वितीयक श्वसनी किसको ट्रांसफर कर देगी, प्राथमिक श्वसनी को, प्राथमिक श्वसनी भी ट्रांसफर कर देगी श्वसनी को, और ये श्वसनी भी ट्रांसफर कर देगी किसको, लेरिंग्स के पास, लेरिंग्स के पास CO2 ट्रांसफर, फिर लेरिंग्स से ग्रसनी के पास CO2, ग्रसनी के बाद से नासापथ के पास CO2, नासापथ के पास से फिर नासा छिद्र, और नासा छिद्र से फिर आप कहाँ मुक्त कर देते हो, तो यहाँ पे लिख देता हूं वातावरण, वातावरण में मुक्त कर देते हो आप। कहाँ पे मुक्त कर देते हो, वातावरण में मुक्त कर देते हो। ये देख लो, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या, कोई परेशानी, उम्मीद है नहीं होनी चाहिए और होगा भी नहीं। कैसे कैसे हम सांस लेते हैं मैंने ड्रॉ करके बता दिया, कैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन इंटर करता है और कैसे बाहर निकलता है। वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं, अंतिम सतह तक कहाँ तक पहुँचाते हैं, रक्त तक ऑक्सीजन को पहुँचाते हैं। और जो हमारा रक्त होता है ना, रक्त, इन रक्तों में जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, वही हीमोग्लोबिन किसके साथ संबंध बनाता है, वही हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किससे मोहब्बत कर लेता है, ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है ना, और यही सभी जगह जाके पहुंचाता। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब बिलिरुबिन बनता है हमारे शरीर में, अगर ज्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बनने लगता है तो किसको खा जाता है, हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन टूटकर खत्म होने शुरू हो जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, और ये पित्त वर्धक होते हैं ना बिलिरुबिन, और फिर हमारा शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, और पीला पड़ने के कारण हम जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। समय पे अगर हम ध्यान नहीं देते तो हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, और हेपेटाइटिस बी और बड़ा खतरनाक होता है, इंसान बचता भी नहीं है, एक्सपायर कर जाता है। और हेपेटाइटिस गंदे पानी और गंदे भोजन यानी कि दूषित जल और दूषित पानी से होता भी है। तो इन सभी को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, हीमोग्लोबिन को टूटने ना दें। हीमोग्लोबिन की पुरानी मोहब्बत कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, उनसे ना मिलाएं, नई नई मोहब्बत से मिलाते रहें आप। ये उम्मीद है कि ये आप चित्र बना सकते हैं, फिर जैसे मैंने लिखा वैसे आप लिख सकते हैं, आपको यहाँ से पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े हैं, वहाँ से जाके और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं आपसे मनोश्वसन तंत्र से ही संबंधित कि गैसीय विनिमय होता कैसे है, इनको पढ़ेंगे, कितना कितना गैसीय विनिमय किस किस अवस्थाओं में होता है। बाकी श्वसन और दहन वगैरह में इनमें अंतर देख लेंगे, ताकि ये सेशन हम जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर तब हम परिवहन तंत्र ना, हृदय की बात करेंगे, और वो आपके दिल की बात करेंगे ना। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।